नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आज आप सबके सामने पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट करने के क्रम में मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसका नाम है चौथा चैप्टर के रूप में चुनावी राजनीति। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो बीपीएससी वगैरह का या फिर फिल्म्स का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि चुनाव चुनाव क्या होता है। ठीक है, चुनाव क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, मतदाता किस प्रकार चुनाव करते हैं, चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या होती हैं, निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, मतदाता सूची क्या है, आम चुनाव किसको कहते हैं, उपचुनाव क्या है, चुनाव आयोग क्या है, ये कैसे काम करता है, उसके बाद इस चुनाव आयोग के अधिकार क्या-क्या हैं, इस चुनाव में लोगों की भागीदारी कैसे सुनिश्चित होती है। बहुत सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो चलिए एक-एक करके सारे पॉइंट्स को हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भाई चुनाव है क्या? क्या है ये चुनाव? चुनाव क्या है? ठीक है, हम सभी वोट देते हैं जो भी 18 प्लस हैं, लेकिन अगर उनसे एक मिनिमम चीज़ पूछा जाए कि भाई चुनाव क्या है? तो एक लाइन में हम सभी भारत के नागरिक जो हैं, इनको इस चीज़ से अवगत होना चाहिए कि भाई अगर अगर बोलना पड़े कहीं कि चुनाव क्या है तो आप क्या कहेंगे? तो जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। ठीक है, एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को लोग जब चुन सके और यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सकें, यही व्यवस्था क्या कहलाती है? चुनाव। क्या कहलाती है? चुनाव। क्लियर? इतना आपको बोलना है कि लोग एक नियमित अंतराल जो है 5 साल भी हो सकता है, 6 साल भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। देखेंगे वो चुनाव और उपचुनाव की बातों में अपने प्रतिनिधियों को चुन सके, अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। ठीक है, तथा साथ ही इच्छा हो तो उन्हें बदल सके, यही है चुनाव। अब इसमें दोनों बातें, इस डिफिनेशन एनसीईआरटी का डिफिनेशन है भाई, इसमें दोनों बातें इंक्लूड है। नियमित चुनाव जैसे लोकसभा का ही चुनाव है वो 5 साल पे होता है, राज्यसभा का 6 साल पे प्रत्येक व्यक्ति का जो होता है चुनाव। ठीक है, उनका कार्यकाल 6 साल का होता है और इच्छा हो तो बदल सके, ये क्या बात हुई भाई? तो इसके अंतर्गत कभी भाई लोकसभा पहले भी अगर भंग हो जाती है कुछ कारणवश तो उसको बदला जा सकता है, ये बात हुई। तो ये तो हम लोगों ने देखा अभी कि चुनाव एक्चुअल में है क्या। ठीक है, अगला देखते हैं कि भाई इस चुनाव की जरूरत क्यों है। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लोकतंत्र वाला जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था आपको कि चुनाव की जरूरत क्यों है। आप पहले के सारे वीडियो देखा करिए, क्रम बाई क्रम मैं डालता हूँ और उसके बाद ही आगे बढ़े। ठीक है, तो इसकी जरूरत क्यों है? तो भाई लोकतांत्रिक देश में, लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ती है मैंने आपको बताया था। तो हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक को या प्रतिनिधि के रूप में जो शासक हैं उनको खुद चुन सकते हैं, खुद चुन सके, इसलिए होती है चुनाव की जरूरत। ठीक है, और अधिकांश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। तो सिंपल सा आंसर होगा इसका, क्योंकि क्यों भाई जरूरत क्यों है? क्योंकि चुनाव के द्वारा ही चुनाव के द्वारा ही हम अपने शासक चुन सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ?
और ज़्यादातर लोकतांत्रिक देशों में, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या होता है, शासन होता है। तो ये शासक कौन है, प्रतिनिधि। ठीक है, इन प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या होता है, शासन होता है। और इन प्रतिनिधियों को कौन चुनता है, आप चुनते हैं, जनता चुनती है। क्लियर। अगला सब टॉपिक है भाई कि चुनाव में मतदाता का क्या रोल है, मतदाता किस प्रकार चुनाव करते हैं। तो क्या इनका रोल है, देख लेते हैं। तो भाई मतदाता वही है जो अपने लिए एक शासक का, प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वे सरकार बनाने और बड़े फैसले का चुनाव करते हैं। सरकार कौन बनाता है, सरकार बनाने या बड़े फैसले, ठीक है, करने वाले व्यक्ति का या प्रतिनिधि का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। वही लोग चुन चुन के भेजते हैं ना भाई, हम लोग भेजते हैं ना, चुनाव करते हैं। क्लियर। ये हुआ आपका पहला पॉइंट जो मतदाता कर, इसमें इंक्लूड है कि वे, मतलब कि मतदाता क्या करते हैं, वे कानून बनाने वाले का, कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, अब इसमें इंक्लूड हो सकता है भाई कि एक बेहतरीन पार्टी का चुनाव करते हैं, वो पार्टी का चेहरा सामने आते हैं, पार्टी का चेहरा जो है वो सामने आता है, पार्टी का चुनाव होता है यहाँ पे, जो सरकार के साथ मिलकर दिशा निर्देश देने का काम करती है, इन कानूनों पे अमल करने के लिए, यानी कि दिशा निर्देश देने का काम हो गया। ठीक है, तो पार्टी का चुनाव हो गया। लोकतंत्र की रीढ़ मजबूत होती है, भाई जनता ही है लोकतंत्र में सर्वे सर्वा, ये भी एक पॉइंट हो गया। तो इतने पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना है कि चुनाव में मतदाता किस प्रकार चुनाव करता है। तो सरकार बनाने वाले अब बड़े फैसले का चुनाव करते हैं लोग। ठीक है, कानून बनाने वाले लोग जो संसद में या फिर विधानमंडल में जो काम करते हैं उनका चुनाव करते हैं लोग। ठीक है, लोकतांत्रिक गतिविधि में जो जनता रीढ़ होती है उसको, उस व्यवस्था को मजबूत करते हैं लोग। ये चुनाव में भागीदार जो मतदाता है, ठीक है, ये इनका काम हो गया। अब भाई अगला पॉइंट है, सब टॉपिक है कि लोकतंत्र में चुनाव की न्यूनतम शर्त क्या है, न्यूनतम शर्त क्या है। ठीक है, तो न्यूनतम शर्तों में भाई पहला है कि सबसे पहले तो सबको समान अधिकार मिले, समान वोट का अधिकार, समान वोट, जो भी 18+ हो या जो भी सरकार ने निर्धारित किया है, उनके वोट का जो वैल्यू है, समान वोट का अधिकार, वोट का वैल्यू क्या होना चाहिए, समान। क्लियर। दूसरा पॉइंट है कि पार्टियों का भाई विकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पार्टियों का, लोगों के सामने, जनता के सामने पार्टियों का विकल्प होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि कोई एक ही व्यक्ति खड़ा हुआ, उसी को आपने वोट दिया और वही जीत के निकल लिया, ऐसा कुछ नहीं, विकल्प होना चाहिए। अगला है कि चुनाव का एक नियमित अंतराल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नियमित अंतराल। भाई चुनाव ही ना हो ऐसा संभव नहीं है, एक फिक्स टाइम पे क्या होना चाहिए, चुनाव होते रहना चाहिए। ठीक है। चौथा है कि लोग जिसे वास्तव में चाहें, वास्तव में लोग जिसे चाहें उस व्यक्ति, उस व्यक्ति का ही चुनाव होना चाहिए। ठीक है, वास्तव में जिसे जनता चाहे वही जीत कर आना चाहिए भाई, जिसको मैक्सिमम वोट मिले, वास्तव में वो उसी को लोग चाहते होंगे, वही हो। ये तभी संभव है जब निष्पक्ष चुनाव क्या होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है जब निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव हो। ठीक है, किसी तरह की धांधली उसमें नहीं होती। ये चीजें न्यूनतम शर्तें हो गई भाई लोकतंत्र में, चुनाव की न्यूनतम शर्तें। ठीक है, तो हमने देखा कि लोकतंत्र में भाई जो न्यूनतम शर्त है चुनाव की वो क्या है, सबको समान वोट मिलना चाहिए, वोट का अधिकार सबको है, उनके वोट का वैल्यू भी सबको समान होना चाहिए,
ये नहीं कि अमीर लोगों के वोट का वैल्यू ज़्यादा हो, गरीब लोगों का कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियों का सबके पास विकल्प मिलना चाहिए। चुनाव एक नियमित अंतराल पे होना चाहिए। वास्तव में जिसको जनता चाहे उसी को चुनाव में जीतना चाहिए। ये व्यवस्था तभी पॉसिबल है जब निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव होगी। ठीक। अब एक टर्म है भाई आम चुनाव। ये क्या है? तो भाई ये जो आम चुनाव है और यहाँ पे उपचुनाव है, दोनों में अंतर है। कई बार हमें अखबारों टीवियों में सुनने को मिलता है कि उपचुनाव हो रहा है, कभी आम चुनाव हो रहा है, तो दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। आम चुनाव आम चुनाव जो है ये आमतौर पर किसी खास क्षेत्र में, ये खास क्षेत्र में नहीं, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी चुनावी क्षेत्रों में, सभी, यहाँ आपको दिमाग में रखना है कि सभी चुनावी क्षेत्रों में जो एक दिन या कभी कभी कुछ एक दिन या कभी कभी कुछ छोटे अंतराल पे, ठीक है, छोटे अंतराल पे, एक दिन दो दिन का गैप लेकर भी, जैसे कई चरणों में होता है, तो ये सभी चुनावी क्षेत्रों में एक साथ जो मतदान होता है, जैसे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, किसी भी चीज का हो, ये आम चुनाव हुआ। ठीक है, एक दिन में या छोटे छोटे अंतराल में जो चुनाव हुआ वो क्या हुआ? आम चुनाव। ठीक है, इसमें आप मुखिया का को भी कभी अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में देख सकते हैं कि मुखिया के संदर्भ में जो एक दिन में जो चुनाव कंप्लीट हुआ वो क्या हुआ? आम चुनाव। लेकिन अब उसी चुनाव में जो लोग जहां से जीत कर आए और किसी खास क्षेत्र में इसके लिए बोल रहा था, किसी खास क्षेत्र की बात करें, वहां पे कोई सीट खाली हो गई, किसी खास क्षेत्र में जो जीत कर गए थे उनमें से कोई सीट, किसी खास क्षेत्र में कोई सीट अगर खाली हो जाती है, ठीक है, अब ये खाली क्यों होगी भाई? तो सीट खाली होने का रीजन ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जिसको आपने चुना था, ठीक है, या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यही चीजें हो सकती हैं, और तो तीसरा कोई कारण है नहीं, मृत्यु हो गई या इस्तीफा दे दिए। तो उसी क्षेत्र में, किसी खास क्षेत्र में, ठीक है, उसी क्षेत्र में सिर्फ क्या क्या कराया जाएगा? चुनाव कराया जाएगा फिर से, तो उसको कहेंगे उपचुनाव। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? अब यहाँ पे एक टर्म आया है चुनावी क्षेत्र। ये भी भाई पूछ लेता, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा बीपीएससी वगैरह में या फिर किसी एग्जाम में कि ये क्या होता है। तो चुनावी क्षेत्र किसको कहते हैं भाई? तो चुनाव के उद्देश्य से, चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक है या फिर जहां भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव जहां पे होता है, तो चुनाव के उद्देश्य से जब पूरे देश को, चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश को विभिन्न खंडों में या विभिन्न क्षेत्रों में, पूरे देश को विभिन्न क्षेत्रों में बांट लिया गया है। ठीक है, चुनाव के उद्देश्य से। ठीक है, तो वही क्या हो गए? वो क्षेत्र चुनावी क्षेत्र हो गए। क्लियर? जैसे लोकसभा के लिए अगर देखें तो वही 543 सीटों के आधार पर बांट लिया गया है। ठीक है, आप अपने बिहार में देखेंगे तो 243 जो सीटें हैं विधानसभा की, तो इन क्षेत्रों में इनको बांट दिया गया। तो ये जो क्षेत्र है ये क्या है? एक एक करके जो 243 है, यही है चुनावी क्षेत्र। क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे देखते हैं। अब भाई एक अगला सब टॉपिक है कि सांसद कौन है और विधायक कौन है। दोनों में अंतर है। नाम से ही जैसा कि पता चल रहा है आपको कि प्रत्येक क्षेत्र से चुना गया प्रतिनिधि जो है वो क्या कहलाएगा? सांसद कहलाएगा, यानी कि संसद का जो सदस्य हो। ठीक है, और विधायक कौन है भाई? तो विधानसभा के जो चुने गए प्रतिनिधि हैं। विधायक कौन? तो विधानसभा के, यानी कि विधानसभा के सीटों के लिए जो निर्वाचित सदस्य हैं वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे विधायक। क्लियर हुआ? सांसद कौन, विधायक कौन? तो विधायक वही हैं जो विधानसभा की सीटों के लिए निर्वाचित हुए हैं, और सांसद संसद के सदस्य के रूप में जो निर्वाचित हुए हैं। अब अगला है भाई कि प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन बातों का विवरण चुनाव आयोग के सामने देना पड़ता है, किन बातों से जनता को अवगत कराना पड़ता है। तो भाई सबसे पहला है उनकी संपत्ति, कितनी संपत्ति है उनके पास। दूसरा है कि उनके खिलाफ कौन कौन से कोई गंभीर अपराध तो नहीं चल रहा है, तो गंभीर अपराध यानी कि पुलिस कार्रवाई वगैरह कुछ हो रहा है तो उसका रिपोर्ट देना होता है। ठीक है, और तीसरा है कि उनकी योग्यता, कितने पढ़े लिखे हैं, ये बात भी बतानी होती है। ठीक है, इन चीज़ों का विवरण जनता के सामने उनको
देना होता है। चलिए, तो अगला सब टॉपिक है हमारा आचार संहिता में पार्टियों को किन चीज़ों से मनाही है। ठीक है, तो भाई आचार संहिता के टाइम पे कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो वो काम क्या है भाई? तो पार्टियां जो हैं वो सरकारी वाहनों का, सरकारी जैसे हेलीकॉप्टर, सरकारी अ, वायुयान वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, पार्टियां सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। ठीक है, दूसरा है धर्म के आधार पर। अगर देखें तो हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्षता वाला है, पंथ निरपेक्षता वाला है। तो भाई पंथ निरपेक्ष के आधार पर ये इन धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल आप चुनाव में नहीं करेंगे। ठीक है, धार्मिक स्थलों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। ठीक है, इस धर्म के आधार पर लोगों में क्या करेंगे, वो वोट का बंटवारा इत्यादि नहीं करेंगे। चलिए, अगला है कि भाई आचार संहिता लागू है और किसी बड़े शिलान्यास की आप बात करते हैं, बड़े किसी बड़े योजना का। ठीक है, कि सबके लिए ये आ गया वो आ गया, ऐसा कुछ नहीं करना है उस दौरान। ये दो तीन चीजें हैं, इनको आप दिमाग में रखेंगे कि ये आचार संहिता में लागू नहीं होता है पार्टियों को। अगला सब टॉपिक है भाई आपका कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या है। चुनाव आयोग के अधिकार ये क्या है भाई? तो इन अधिकारों में ये पूछा भी जाता है, मेंस वगैरह में कई बार मैंने लिखा हुआ है इस चीज को। अधिकार में आप देखेंगे कि चुनाव कराने की जो उद्घोषणा होती है, वहां से लेकर, उद्घोषणा से लेकर, ठीक है, पूरा चुनाव के नतीजे तक, चुनाव के अंतिम रूप से नतीजे तक की सारी जिम्मेदारी किसकी है? चुनाव आयोग की हो जाती है। ठीक है, चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, यह आदर्श चुनाव आयोग क्या करता है? चुनाव आयोग का अधिकार हम लोग देखा है, आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। भाई उन आदर्शों को सबके सामने पेश करता है कि ये चीजें होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई चुनाव आयोग बहुत पावरफुल हो जाता है उस टाइम पे, और ये सरकार को भी दिशा निर्देश देता है। सरकार को भी, जो प्रेजेंट में सरकार रहेगी उस टाइम पे, सरकार को दिशा निर्देश देता है कि भाई कोई सरकारी मिशनरी इत्यादि का दुरुपयोग नहीं कर पाए। ठीक है, कि सरकार को दिशा निर्देश देता है। और एक बात कि सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, सरकारी जो काम करने वाले लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी उस समय पे जब चुनाव हो रहा है वो चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं, चुनाव आयोग के लिए काम करने लगते हैं, चुनाव आयोग के अधीन होकर काम करते हैं। ठीक है, तो सरकारी कर्मचारी उस टाइम पे क्या होता है, पहले सरकार का था लेकिन अब चुनाव आयोग का के अधीन हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इतनी सारी चीजें थी भाई, इसमें लगभग सारी चीजें हमने देख ली हैं। और इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है कि भाई मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद भाई एक और चीज है कि चुनाव से पहले मतदाता सूची, जिसमें मत देने वालों की सूची रहती है, इसको हमेशा अपडेट कराना जरूरी होता है। ठीक है, अपडेट नहीं कराएंगे तो फिर हमारी इतनी बड़ी जो विशाल जनसंख्या है उसमें कौन 18+ हो गया, हर 5 साल में अगर चुनाव होगा तो पता चलेगा कि जो 16 वर्ष का बच्चा था, 17 वर्ष का बच्चा था, वो जब भी चुनाव हो रहा है तो अगले साल वो 18 का हो जाएगा। तो इस लिस्ट में उसको अपडेट कराना होता है। और